मुगल स्वर्ण युग का नाम सुनते ही क्या याद आता है? शाहजहां, ताजमहल, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली कला की क्रांति उनके पिता जहांगीर के दौर में हुई हो? आज हम उसी पारखी बादशाह की कहानी में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि एक सल्तनत की महानता सिर्फ संगमरमर की इमारतों से नहीं, बल्कि कैनवस पर उकेरी गई बारीक खूबसूरती से भी नापी जाती है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, एक महान शासक की विरासत क्या है? क्या वो उसकी जीती हुई लड़ाइयां हैं, या वो कला है जिसे उसने सहेजा? जहांगीर की कहानी हमें बिल्कुल इसी सवाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है, और ये दिखाती है कि असली विरासत तलवार और तूलिका यानी ब्रश दोनों से लिखी जाती है। तो चलिए जहांगीर के किरदार को समझने की शुरुआत करते हैं उसके सबसे बड़े जुनून से, और वो था न्याय, इंसाफ। सोचिए, एक ऐसा बादशाह जो ये चाहता था कि इंसाफ की गुहार सीधे उसके कानों तक पहुंचे, फरियादी चाहे कोई भी हो। कहते हैं अकबर की बहुत दुआओं के बाद शहजादे सलीम का जन्म हुआ था, और उनका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में रखा गया। खैर, 1605 में जब वो तख्त पर बैठे तो उन्होंने नाम लिया जहांगीर, जिसका मतलब है दुनिया को जीतने वाला। पर उन्होंने सिर्फ दुनिया जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ करने की ठानी थी। जरा सोचकर देखिए, एक सोने की जंजीर जो आगरा के किले से यमुना नदी तक जाती थी, और कोई भी आम इंसान उसे खींचकर सीधे बादशाह से इंसाफ की गुहार लगा सकता था। यही थी जंजीर अदल। ये जहांगीर का एक तरह से ऐलान था कि उसके राज में इंसाफ किसी के रुतबे या ओहदे का मोहताज नहीं होगा। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इंसाफ की इस सुनहरी जंजीर के पीछे एक स्याह हकीकत भी छिपी थी। जब बात सत्ता पर आती, जब उसकी हुकूमत को चुनौती मिलती, तब जहांगीर का न्याय उतना ही सख्त हो सकता था जितना वो आम लोगों के लिए आसान था। और ये विरोधाभास तब खुलकर सामने आया जब उसके अपने ही बेटे खुसरो ने बगावत कर दी। जहांगीर ने न सिर्फ उस बगावत को बेरहमी से कुचला, बल्कि खुसरो का साथ देने के आरोप में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को मौत की सजा सुना दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, और इसने ये साफ कर दिया कि बादशाह की नजरों में राजद्रोह से बड़ा कोई गुनाह नहीं था। अब जहांगीर के दौर की कहानी एक और शख्सियत के बिना बिल्कुल अधूरी है। एक ऐसी महिला जो सिर्फ मलिका नहीं थी, बल्कि असल में सल्तनत की सहज शासक बन गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नूरजहां की, जिनकी समझ और जिनकी महत्वाकांक्षा ने मुगल सल्तनत पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। उनका पूरा सफर, उनकी पूरी कहानी उनके बदलते नामों में ही छिपी है। देखिए, दरबार में वो आईं मेहरुन्निसा बनकर। जहांगीर ने उन्हें खिताब दिया नूर महल, मतलब महल की रोशनी। पर वो सिर्फ महल की रोशनी बनकर नहीं रहीं। बहुत जल्द वो महल की दीवारों से बाहर निकलकर नूरजहां बन गई, यानी पूरी दुनिया की रोशनी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये सत्ता का सीधा सीधा ऐलान था। और ये बदलाव सिर्फ कहने भर का नहीं था, सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। महल की रोशनी से दुनिया की रोशनी तक का ये सफर उनके बढ़ते हुए असर को दिखाता था। एक ऐसा असर जो अब हरम की दीवारों से निकलकर पूरे साम्राज्य की सियासत को कंट्रोल कर रहा था। उनकी ताकत कितनी असली थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। वो झरोखा दर्शन देती थीं। ये वो रस्म थी जो सिर्फ और सिर्फ बादशाहों के लिए थी। उनके नाम पर सिक्के चलाए गए, और तो और उन्होंने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर एक पावरफुल गुट, एक जंटा बनाया, जो असल में सल्तनत के सारे बड़े फैसले ले रहा था। पूरे मुगल इतिहास में किसी और मलिका के पास इतनी असल ताकत कभी नहीं रही। नूरजहां की विरासत सिर्फ सियासत तक ही नहीं रुकी, बल्कि वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में भी अमर हो गई। उन्होंने अपने पिता इतिमाद उद दौला का मकबरा बनवाया, और ये कोई आम मकबरा नहीं था। ये पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी। यहीं पर पहली बार पीट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ। ये वही खूबसूरत जड़ाई का काम है जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है। और हाँ, यही वो तकनीक है जिसने बाद में ताजमहल को वो खूबसूरती दी जिसके लिए वो आज जाना जाता है। तो जहां एक तरफ दरबार में ये सब चल रहा था, वहीं जहांगीर का दरबार सिर्फ अंदरूनी सियासत का अखाड़ा नहीं था। उसकी नजरें दुनिया पर भी टिकी थीं, और बस इसी दौर में पश्चिम से आने वाले जहाजों ने हिंदुस्तान के भविष्य की एक बिल्कुल नई कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। यही वो दौर था जब अंग्रेजों ने पहली बार मुगल दरबार में दस्तक दी,
1608 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे और फिर 1615 में सर थॉमस रो। जहांगीर ने उन्हें जो व्यापार करने की छूट दी वो उस वक्त शायद बहुत मामूली सी बात लगी होगी, लेकिन असल में ये उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में पहला दरवाज़ा था जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने वाली थी। लेकिन सच तो ये है कि व्यापार और डिप्लोमेसी के इन मुलाकातों से कहीं ज्यादा जहांगीर की दिलचस्पी एक बिल्कुल अलग ही कैनवस पर थी। एक ऐसा कैनवस जो उसका असली जुनून था, एक ऐसी दुनिया जहां वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पारखी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंटिंग की, चित्रकला की। जहांगीर के दौर को मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो कलाकारों को पैसा देता था। नहीं, असली वजह थी उसकी अपनी अविश्वसनीय पारखी नज़र, बारीक से बारीक चीज को पहचानने की काबिलियत। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है कि अगर एक ही पेंटिंग को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया हो तो वो ये बता सकता था कि कौन सा हिस्सा किस कलाकार ने बनाया है। सोचिए, कौन सा चेहरा किसने बनाया, यहां तक कि कौन सी आंख किस उस्ताद की है। ये सिर्फ शेखी भगारना नहीं था, वो सच में कला का एक ऐसा पारखी था जैसा शायद ही दुनिया ने कभी देखा हो। और इसी वजह से उसने अपने दरबार में उस दौर के सबसे बेहतरीन कलाकारों को जमा किया था, जैसे उस्ताद मंसूर। उनसे बेहतर पेड़ पौधे, जानवर और खासकर पक्षियों को कोई पेंट नहीं कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ थे अबुल हसन, जो इंसानी चेहरे और उनके जज्बातों को कैनवस पर उतारने के माहिर थे। जहांगीर ने हर कलाकार के खास हुनर को पहचाना और उसे निखरने का पूरा मौका दिया। कला के लिए ये दीवानगी सिर्फ पेंटिंग्स तक ही नहीं थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, तुज़ुक-ए-जहांगीरी। और इस किताब में वो अपने आसपास की दुनिया को, प्रकृति को, कला को, अपने तजुर्बों को ठीक उसी बारीकी से बयां करते हैं जैसे उनके पेंटर कैनवस पर रंगों से करते थे। तो सवाल ये है कि ये पारखी बादशाह अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गया? जब हम उसके दौर के आखिरी दिनों को देखते हैं तब हमें उसकी असली पहचान का एहसास होता है। साल था 1627। अपनी सबसे पसंदीदा जगह कश्मीर की खूबसूरत वादियों से लौटते हुए बादशाह जहांगीर ने अपनी आखिरी सांस ली, और इसके साथ ही मुगल सल्तनत के उस सुनहरे अध्याय का अंत हो गया जो पूरी तरह से कला और खूबसूरती को समर्पित था। आज उनका मकबरा लाहौर के पास शाहदरा में है, और ये मकबरा हमें एक ऐसे बादशाह की याद दिलाता है जिसकी असली विरासत जंग के मैदानों में नहीं बल्कि उन बेशकीमती पेंटिंग्स और कलाकृतियों में जिंदा है जिन्हें उसने पूरे दिल से सहेजा और संवारा था। और यहीं पर आकर हम अपने सबसे पहले सवाल पर लौटते हैं। जहांगीर का दौर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी सल्तनत को, किसी भी युग को आखिरकार इतिहास कैसे याद रखता है। क्या जीती हुई लड़ाइयों के लिए या फिर उस खूबसूरती के लिए जो उसने बनाई? शायद असली जीत वो नहीं जो तलवार से मिले, बल्कि वो है जो वक्त को मात दे सके, जैसे एक खूबसूरत कलाकृति देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।